जय हिंद, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं दोस्तों। एच बॉन्ड और मॉलिक्यूलर फोर्सेस की कहानी में आज पी ब्लॉक के एप्लीकेशंस में हम लोग चलते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट्स पी ब्लॉक में काफी कुछ, चूंकि इनऑर्गेनिक में तो कहां पे आप करेंगे, एस ब्लॉक में तो एच बॉन्ड का स्कोप है नहीं ज्यादा। अब क्या एक दो लाइन बोल सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4 10:2 इज मैक्सिमम एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन वहां भी सल्फेट पी ब्लॉक की ही कहानी। तो एस ब्लॉक में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, डी ब्लॉक में करने के लिए कुछ होता नहीं है। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में थोड़े बहुत करते हैं आप, वहां पे कमाल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, बट अभी उधर जाना नहीं। मेजर जो इसका खेल है वो तो जाहिर सी बात है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब के कंपाउंड्स में ज्यादा आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज एप्लीकेशन हम लोग शुरू करते हैं। कहां से कहानी स्टार्ट की जाए? सबसे पहले, चूंकि जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई दूसरा कंपटीशन दे रहे हो, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फेस करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ये आपसे जरूर पूछा जाता है। और आप जब टीच भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो उस समय भी कंपाउंड्स के, कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर सवाल करते हैं। हाँ, जूनियर लेवल पर मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आपके लेवल पर एमपी और बीपी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आइए वीडियो पर एकदम लास्ट तक बने रहें, एकदम बीच में छोड़ के नहीं जाना है। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, और नई नई चीजें भी होंगी उनमें से बहुत सारी। आ जाइए, सबसे पहला एप्लीकेशन मैं ले रहा हूं। पहले मैं ये डिस्कस करता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट बीपी और ब्रैकेट में एमपी भी लिखते हैं ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? दो चार फैक्टर्स आप काउंट करवा ले। तो सबसे पहला बड़ा जो मेजर फैक्टर होगा, ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ और एक्सटेंट या इफेक्टिविटी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। क्या कोई दिक्कत? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जितने स्ट्रांग होंगे, डेफिनेटली कंपाउंड का, आपके कंपाउंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मतलब मॉलिक्यूल को कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला फोर्स, आपके कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब, अगर आपके कंपाउंड में एच बॉन्ड है तो उस कंपाउंड का बीपी ज्यादा होना चाहिए इन जनरल, वैसे के रिस्पेक्ट में जहां पर डायपोल डायपोल है इनका ज्यादा होना चाहिए, वैसे के रिस्पेक्ट में जहां इंड्यूस डायपोल है, लाइक दैट। हाँ, एबनॉर्मल चीजों का कोई भरोसा नहीं है। एच बॉन्ड में भी अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जरा अच्छे से सोचें तो दोनों में फर्क क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, जरा इस बात पर एक बार हम लोग डिस्कस कर लें। जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे उनमें ये नेचर होगा कि वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को चेन में लाके जोड़ेंगे, मतलब वो एसोसिएशन को बढ़ावा देंगे। कौन? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका काम क्या होता है? मॉलिक्यूल्स को लाके जोड़ते चले जाता है, मतलब एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आके ऐड होते चले जाएंगे, मॉलिक्यूल का जो क्लैडरेट होगा, मॉलिक्यूल का जो क्लस्टर होगा वो भारी होगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा ऑपरेट होगा, उसका इवेपोरेशन डिफिकल्ट होगा, उसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड को देखें और इंट्रा को देखें तो दोनों में नेचर में डिफरेंस क्या है? इंटर का नेचर होता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को लाके कलेक्ट करता है, वो सामाजिक नेचर का है, सोशल नेचर का है। तो सबको लाके जब जोड़ेगा तो मॉलिक्यूल का जो क्लस्टर्स होगा वो बड़ा होगा, बल्कि होगा, भारी होगा। तो जितना भारी होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा ऑपरेट होगा, तो उसका स्केपिंग टेंडेंसी उतनी कम होगी, वोलेटिलिटी उतनी कम होगी। क्लियर है? तो आप यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एसोसिएटिंग नेचर है इसका, सोशल जिसको हमने बोला, इसीलिए ऐसे चीजों का एमपीबीपी ज्यादा हो जाता है। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का ये आइसोलेटिंग नेचर है। आइसोलेटिंग मतलब अकेला रहने वाला, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी को लो कर लेता है और अपने चार्ज को सेटिस्फाई कर लेता है
चिलेशन करके, तो उसको टेंडेंसी रिलेटिवली कम है दूसरे से जुड़ने का, इसीलिए ऐसे कंपाउंड का एमपीबीपी कम होता है। क्योंकि इनको जुड़ने की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए अगर वाटर में डालो तो ऐसी चीजों की वाटर सॉल्युबिलिटी भी कम होती है, नहीं जिसमें इंट्रा हो कम होती है। और यदि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ऐसी चीजों की वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसको दूसरे से एच बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, तो वाटर में डालोगे तो वाटर से भी बनाएगा, ऐसे चीजों की डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, नहीं, और ऐसे चीजों की डेंसिटी आपकी कम होगी, विस्कोसिटी भी ऐसे चीजों की ज्यादा होगी, थिकनेस ज्यादा होगा, गाढ़ापन ज्यादा होगा, और इसकी विस्कोसिटी भी कम होगी। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। एनीवेज, तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने स्ट्रांग है, कितने ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। तो मेनली हम लोग एच बॉन्ड, डायपोल डायपोल या डायपोल इंड्यूस डायपोल भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख दो। ये तीनों मेनली आप वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं इसको, जिनका एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन हमने सिखाया है। और ये कैसा वाला, स्ट्रांग वाला है कि वीक वाला? वीक वाला। तो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन हमने सिखाया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल r टू द पावर 6। एनीवेज, अब इसके अलावा और भी फैक्टर्स है या नहीं है? इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं या नहीं है? अच्छे से देखें, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि अभी अभी हमने बोला दोस्त कि जितना ज्यादा, जैसे इंटर को ही हमने बोला कि इंटर में मॉलिक्यूल से एसोसिएट करते जाएगा तो क्लस्टर का वेट ज्यादा हो जाएगा, वो भारी होगा। तो जाहिर सी बात, अगर ऑलरेडी मॉलिक्यूलर वेट ही ज्यादा ले ले तो क्लस्टर और भारी होते चले जाए, इसलिए ये भी बड़ा फैक्टर होगा, ये भी काफी बड़ा फैक्टर और ये भी काफी बड़ा फैक्टर, ये दोनों। हाँ, इन दोनों में कभी वो भारी पड़ सकता है, कभी ये भारी पड़ सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत, इन दोनों इतना नहीं, थोड़ा कम, वो नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा तो कोलंबिक इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच उतने ज्यादा होंगे, तो मॉलिक्यूल को होल्ड उतना इफेक्टिवली एक दूसरे को करेगा, तो जाहिर सी बात है फिर क्लस्टर हैवी होगा, आपका भारी होगा, तो डाइपोल मोमेंट। बट इन दोनों फैक्टर के बाद डाइपोल मोमेंट थोड़ा सोचे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद अगर आप देखें और भी में एक कमजोर फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर कोलंबिक रिपल्सन। ध्यान से सीखेंगे आप इस बात को, क्योंकि फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, लगाना आना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर कोलंबिक रिपल्सन, लेकिन ये तब लगाएंगे जब आपका इंट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन इज वेरी वीक या पुअर, दैट इज आईडी टाइप। नहीं समझे? कभी कभी क्या होता है, आपका वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्ट करता है, मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है, बांधने की कोशिश कर रहा है, बट इन पैरेलल ऑफ दैट दो मॉलिक्यूल के बीच चार्ज की वजह से रिपल्सन होता है। मैं आगे दिखाऊंगा, मॉलिक्यूल पर जो चार्ज है, जिस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होता है उसी चार्ज की वजह से रिपल्सन भी होता है। अरे बी बाय, आप क्या लिखते हैं, a बाई आर टू द पावर 6 प्लस b बाई आर टू द पावर 12, यहां माइनस लगाते हैं वहां प्लस, तो ये r टू द पावर 12 जो आप रिपल्सिव फोर्स कर रहे हैं, यही चीज कभी कभी डोमिनेट कर सकता है, लेकिन इसके लिए फोर्स कमजोर होना चाहिए। आप लिखते हैं ना b बाई आर टू द पावर 12, ये वाला फैक्टर, एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन माइनस में, यही ना लिखते हैं आप, नेट v आर के फंक्शन में, तो यही वाले फैक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये कभी कभी ये फैक्टर भी डोमिनेट कर जाता है, कब? जब ये काफी पुअर हो और आईडी टाइप हो, तो कभी कभी ये भी डोमिनेट करता है। तो ये सबसे बाद में इसको देखना, अच्छे से सीखते जाए। हमने क्या बोला? हमने बोला कि दो मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन का रीजन है वही रिपल्सन का रीजन है। आप दो एटम में बॉन्ड भी बनाते हो तो क्या होता है, शुरू में अट्रैक्शन, फिर इक्विलिब्रियम पर दोनों आके काउंटर बैलेंस, फिर रिपल्सन। अरे भैया, तो अट्रैक्शन रिपल्सन साथ चल रहा था, तो कभी कभी रिपल्सन भी डोमिनेट कर गया। तो ऐसा हुआ कि अगर आपका आईडी फोर्स
कमजोर है, तो जिस केस में कभी कभी ऐसा फील होगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो अणुओं के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच रिपल्सिव फोर्स उसके बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देते हैं, एसोसिएशन को पुअर कर देते हैं। लेकिन इसको सोच समझ के लगाना पड़ेगा कि कहां लगाना, एप्लीकेशन करूंगा फिर आपको समझ में आएगा। इसके बाद ध्यान से सुनेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंट पैकिंग। पैकिंग एफिशिएंसी, अब इस बात को ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना है, मैं जोर दे रहा हूं इस पर। देखिए, जब आप पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो गैस, अच्छे से सुनिए, सॉलिड फेज और गैस फेज, लिक्विड तो इंटरमीडिएट है, सॉलिड और गैस फेज दोनों की सोचें। पैकिंग जो होता है पैक होकर के रहना, अगर ऐसा हुआ कि आप कुछ चीजों को एक यूनिट, मान लो कि दो कंपाउंड आपने लिया, एक के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि आप जब उसको एक यूनिट वॉल्यूम में सजा के रखते हैं तो वो सिमेट्री में नहीं बैठ पाता है और उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या उस यूनिट वॉल्यूम में कम आती है। यूनिट वॉल्यूम मान लो ना 1 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ और हाइट का आप एक क्यूब लेते हैं और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स डालते हैं, उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो जब सिमेट्री नहीं है तो आप उसको उसमें रखेंगे तो कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, और सिमेट्री है अगर तो आप उसको उसमें रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो वॉल्यूम यूनिट ही है दोनों, लेकिन अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे तो जाहिर सी बात है एग्रीगेट मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। अगर एग्रीगेट मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया आपका तो फिर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब पॉइंट को, मेरी बातों को सुनिएगा, अच्छे सुनिएगा, जैसे मैं समझाऊं। आप बॉल को, क्रिकेट के बॉल को रखते हैं और बुक को रखते हैं एक कार्टन में, ठीक है, या फुटबॉल के बॉल को रखते हैं और एक कार्टन लेते हैं उसमें बुक्स को रखते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, आप कितनी भी कोशिश कर ले बुक्स जैसी सिमेट्री उस क्रिकेट बॉल में नहीं ला सकते हैं, फुटबॉल के बॉल में नहीं ला सकते हैं। इसकी सिमेट्री इतनी अच्छी है कि जब आप रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स आप रख सकते हैं। क्लियर है ना? इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो उस केस में उस कार्टन का जो मास होगा, एग्रीगेट मास, बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सिमेट्री वाली बातें समझ में आई होंगी। लेकिन जाहिर सी बात है गैस फेज में ये सिमेट्री काफी कम इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा काफी कम इंपॉर्टेंट? मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आगे करके दिखाऊंगा आपको क्यों होगा काफी कम इंपॉर्टेंट। क्योंकि गैस में, मॉलिक्यूल्स में मोबिलिटी बहुत ज्यादा होता है और सॉलिड में लगभग नहीं होता है, ब्लॉक्ड होता है उनका मोशन। तो चूंकि मोबिलिटी गैस फेज में बहुत ज्यादा है तो आप सिमेट्री चाहेंगे भी तो मेंटेन कैसे कर पाएंगे, कैसे रख पाएंगे? वो तो तुरंत तुरंत अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, रैंडम जा रहा है वो, तो आप उसको नहीं सिमेट्री में ला सकते हैं। मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये सॉलिड फेज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड फेज में बीपी कहां से आ गया? सॉलिड फेज में तो एमपी डिफाइन होगा ना, मतलब ये वाला बीपी के लिए कम और एमपी के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी तो ये एमपी के लिए सारे चीजों को दबा के अकेले आगे जाता है आगे। तो पॉइंट में आप इसको समझेंगे। लेस इंपॉर्टेंट while dealing BP, but much significant while comparing MP। बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा जिस वक्त आप मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, बीपी के समय में कम होगा। तो ये फैक्टर थोड़ा अलग। और एक फैक्टर है इसी से मिलता जुलता, सरफेस एरिया। आपने सुना भी होगा, लेकिन ये भी आप तब लगाएं जब आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो। व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज पुअर। अच्छे से बने रहे वीडियो पर। फैक्टर सभी को मालूम है दोस्तों, आपको भी मालूम है, बस लगाने आना चाहिए सही से, वही प्रॉब्लम है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि सबसे बड़े दो फैक्टर्स जो हैं वो कौन सब है? एक आपका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ और दूसरा मॉलिक्यूलर वेट।
डायपोल मोमेंट को अच्छी खासी तरजीह मिलेगी, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच रिपल्सन बॉइलिंग पॉइंट को कम करता है, चूंकि एसोसिएशन को पुअर करता है, तो इसको ज्यादा तरजीह आप नहीं दे सकते, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स डील हो रहे हैं। ये तब थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब अट्रैक्टिव फोर्स काफी कमजोर हो, मतलब आईडी टाइप हो। और सरफेस एरिया, वही बातें हैं, सरफेस जितना ज्यादा से ज्यादा टच होगा, इसी को हमने बोला है सरफेस एरिया। गैसियस फेज में बोल लो तो सॉलिड फेज में उसी को पैकिंग, मतलब मेल्टिंग पॉइंट डील करने के समय उसी को एफिशिएंट पैकिंग बोल लो। फिर रिपीट कर रहा हूं, इसी को गैसियस फेज में आप सरफेस एरिया बोलो कि सरफेस जितना ज्यादा टच होगा, तो जितना ज्यादा दो मॉलिक्यूल्स के सरफेस जितने जगह पर टच होंगे, हर पॉइंट पर वैन डर वाल फोर्स ऑपरेट होगा। अब जैसे आप मान लो कि नॉर्मल पेंटेन लेते हो, आइसोपेंटेन लेते हो, नियो लेते हो, तो जितना आप नॉर्मल पेंटेन में एक पेंटेन के अणु और सेकंड पेंटेन के मॉलिक्यूल के बीच वैन डर वाल फोर्स का साइट एक्टिव है, आइसो में एक कार्बन बीच में ब्लॉक हो गया तो साइट कम अवेलेबल है, नियो में और कार्बन ब्लॉक हो गए तो साइट्स और कम अवेलेबल है। जितने साइट्स ओपन रहेंगे उतने जगह पर वैन डर वाल फोर्स ऑपरेट होगा। आप ग्रेफाइट में देखते हैं ना, लेयर बाय लेयर में कैसे होता है, हर कार्बन एटम पर साइट, चूंकि वो ऐसे होता है सीट में और नीचे भी सीट, तो सारे कार्बन एटम्स से वैन डर वाल फोर्स मतलब ऑपरेट होते हैं। और अगर आप उसी में कुछ कार्बन को क्या करेंगे, बीच में ले जाके क्लमजी कर देंगे, उलझा देंगे, तो वहां पे वैन डर वाल फोर्स ऑपरेट नहीं होगा फिर। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ये हमने बड़ा अच्छा चीज किया। लेकिन सरफेस एरिया भी तब आप डील करें जब आपका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या रहा हो, वीक रहा हो। तो चलो दोस्त, ये हमने फैक्टर्स लिखे, अब बारी है इनको लगाने की, इनके एप्लीकेशन की। तो आप स्क्रीनशॉट ले फटाफट इस पेज का, नेक्स्ट पेज में आते हैं, धमाल मचाते हैं, नए नए एप्लीकेशंस, नए नए एग्जांपल्स पी ब्लॉक वगैरह से हम लोग लगाते हैं। जल्दी से आ जाए प्लीज। हाँ जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं अब हम लोग आगे कहानी, अच्छे से आ जाए। सबसे पहली चीज मैं देता हूं, देखते जाए, NH3 और NCH3 मैं जानना चाहता हूं इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है अपने को। देखते जाए, बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस पर धीरे धीरे जाएंगे, शुरू में आसान ले रहा हूं, फिर धीरे धीरे मुश्किल एग्जांपल्स पे हम लोग रीच करेंगे। तो हमने लिया है NH3 एंड NCH3 ट्राइमिथाइल एमीन। अब इसके बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने आपको सिखाया, आप सबसे पहले फोर्सेस देखें कि कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अच्छे से देखें। तो पहले वाले में जाहिर सी बात है H बॉन्ड काम कर रहा है, लेकिन H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या वीक, तो नाइट्रोजन आते आते वीक H बॉन्ड हो जाता है। और सेकेंड वाले में अब हाइड्रोजन जो अटैच है वो तो sp3 कार्बन से अटैच है, इसलिए यहां तो H बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल से बन नहीं सकता है इसका। जैसे इसी का दूसरा मॉलिक्यूल उठाओगे तो क्या नाइट्रोजन से ये H बॉन्ड हो सकता है, यह है पॉसिबल? ये H बॉन्ड हो सकता है? नहीं, ये H बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, डायपोल डायपोल है, वीक डायपोल डायपोल है, H बॉन्ड नहीं हो सकता है। तो इस वाले में H बॉन्ड है, कमजोर है, और यहां डायपोल डायपोल है, तो लग रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। लेकिन पॉइंट यह है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट तो देखो, इसके रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 लेते हैं, और यहां पर एक मिथाइल का ऑलरेडी 15 है, तो यहां नाइट्रोजन एक है और ऐसे ऐसे 3 एक्स्ट्रा मिथाइल है अपने पास, तो वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट हो गया। मतलब आपको समझ में आया होगा, आपके H बॉन्ड वाले फैक्टर को ये दबा देगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया होगा आपको किस तरीके से हमने डील किया। तो फैक्टर्स को आपको इस तरह से थोड़ा सा बैलेंस करना है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सोचना है, फोर्स से शुरू करना है, मॉलिक्यूलर वेट होके गुजरना है, सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके देखना। अचानक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एग्जाम्पल्स करते चले जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आते चले जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं, देखते जाए अच्छे से। मैं लेता हूं H2D2 T2, मैं बोलूं कि किसका हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगा, अच्छे से देखें।
अब यहां पर सब में हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब में आप पहले फोर्स सोच ले। तो दोस्त हर कोई नॉन पोलर है, तो आईडी आईडी, सब आईडी आईडी। अब पॉइंट है जब सारे आईडी आईडी, तो अगला पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट 2, मॉलिक्यूलर वेट 4, मॉलिक्यूलर वेट 6, छोटे मॉलिक्यूलर वेट में ही इफेक्टिव काम करेगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हमने लिया कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इसीलिए हीट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाएगा। मेरा अगला एप्लीकेशन है, मैं H2 और हीलियम का हीट ऑफ वेपराइजेशन कंपेयर करना चाहता हूं। आसान आसान ले रहा हूं, धीरे 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 धीरे। वेपराइजेशन में आप एस भी लिख सकते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन कंपेयर करना चाहता हूं, किसका किसका, H2 का और हीलियम का। तो दोस्त हमने क्या सिखाया, सबसे पहले फोर्स देखते जा आराम से। सबसे पहले आप फोर्स सोचे, तो आपके H2 में जो फोर्स है वो कौन सा है, सर आईडी आईडी नॉन पोलर है, ठीक है। हालांकि जान ले कि H2 प्योर कोवेलेंट नहीं होता है, H2 में भी थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है, जबकि कोई ईएन डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वैंडरवाल फोर्स के कारण इसमें एक आयोनाइजेशन डेवलप होने की टेंडेंसी आ जाती है, जिसमें एक हाइड्रोजन पर प्लस और एक हाइड्रोजन पर माइनस की टेंडेंसी बढ़ने लगती है। बट इसका अभी जिक्र हम लोग नहीं करें, इसका जिक्र आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद हीलियम। हीलियम में भी आईडी आईडी। क्या मॉलिक्यूलर वेट में बहुत का फर्क है? आप इसके लिए अगर 4 यूनिट मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए आप 2 यूनिट मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पॉइंट देखें, हमने H2 और हीलियम में आप तुरंत बना देंगे कि सर इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अगर आप ऐसे जल्दबाजी में निकल जाएंगे तो हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका ज्यादा कर दो, नहीं, गलत हो जाएंगे। सुनिए, वीक फोर्स में थोड़ा सा सावधान होना है। क्या वीक फोर्स में 2 फैक्टर, एक चार्ज वाला फैक्टर और एक सरफेस एरिया फैक्टर। तो वीक फोर्स में थोड़ा सा सावधान होना है। आप यहां पे देखिए, हाइड्रोजन में 2 न्यूक्लियस है, इसलिए ये थोड़ा सिलिंड्रिकल लुक लेगा, और हीलियम में 1 न्यूक्लियस है, इसलिए स्फेयर लुक लेगा। तो 2 सिलेंडर को सटाओगे तो ज्यादा सरफेस एरिया टच होगा, या 2 फुटबॉल को टच करोगे तो सरफेस एरिया ज्यादा टच होगा। स्फेरिकल लुक है फुटबॉल, अगर टच करोगे तो पॉइंट पर टच होगा, और सिलेंडर को करोगे तो बॉडी की बॉडी पूरी टच होगी। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ। तो वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस में यहां पर काम आया कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा होने से हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगा। कम आया। तो हमने बोला कि कब आप कब आप सरफेस एरिया को कंसीडर करना शुरू करें, सरफेस एरिया फैक्टर उस समय कंसीडर करना शुरू करें जब आपका इंटरेक्शन वाला फोर्स कमजोर हो। अगला आ जाए, अगर मैं आपको बोलूं ध्यान से, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, बहुत सिंपल एग्जांपल्स अभी ले रहा हूं लर्निंग के लिए। नेक्स्ट पेज से हम लोग धीरे धीरे अच्छे एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अगर बॉइलिंग पॉइंट करो तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आप आइसो को लेंगे तो आपका यहां ब्रांचिंग आ गया, बढ़ गया। जैसे ही ब्रांचिंग आया तो आपका सरफेस एरिया इधर ज्यादा है, तो जितने ज्यादा सरफेस एरिया टच होंगे, जाहिर सी बात है वैंडरवाल फोर्सेस का साइड्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसी तरीके से अगर नॉर्मल पेंटेन लिया जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आइसोपेंटेन से ज्यादा होगा, और अगर आइसो लिया जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नियोपेंटेन से आपका ज्यादा होगा। सरफेस एरिया की सारी बातें हो रही है, जरा देख ले। आप देख रहे हैं ये एक सिलिंड्रिकल लुक पर जाएगा, यहां ब्रांच होने के कारण थोड़ा स्फेरिकल लुक बढ़ेगा, और यहां पूरा स्फेरिकल लुक आएगा। तो जितना स्फेरिकल लुक बढ़ेगा आपका सरफेस एरिया उतना
कम टच होगा। तो अभी तक आपको हमने कोई अच्छा एग्जाम्पल अपने मन के लायक, जिसे एग्जाम्पल्स मैं करवाता हूं उस तरीके के एग्जाम्पल्स नहीं दिया। अभी तक हमने लर्निंग दी है जान के। हर तरह के लोग हैं भाई, जेआरएफ में सबके सब 100 रैंक के लाओगे, 50 रैंक के लाओगे, 2 रैंक के लाओगे। बहुत लोग मुश्किल से पास आउट भी करोगे, बहुत लोग नेट पे रुक जाओगे, कुछ लोगों का नहीं भी होगा, अगले अटेम्प्ट में होगा। भगवान न करे कि, ईश्वर न करे, खुदा न करे कि ऐसा हो, फिर भी बोलना पड़ता है। टीचर सच ना बोले तो मोदी जी बोले। तो चलिए आइए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, अगले पेज में आते हैं नए और अच्छे एप्लीकेशंस के साथ, प्लीज। तो आइए फिर कुछ नए एप्लीकेशंस आपको करवाऊं मैं, अच्छे से बने रहे। मैंने दिया आपको, अच्छे से आ जाए, BF3 और BCH3 होल 3, और मैं पूछ रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट। BF3 और BCH3 होल 3, और मैं पूछ रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट। क्या करोगे दोस्तों? सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम इसमें फोर्स निकालोगे। तो जब आप BF3 को डील करें, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर हो गया, तो आपका फोर्स आईडी काम करेगा। और बी में आप जब मिथाइल लगाएंगे तो वही बात हो गई, सिमेट्री, इसलिए आईडी नॉन पोलर। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। फ्लोरीन 90 के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर वेट यहां मिथाइल 15 है, 19 के रिस्पेक्ट में 15 है। तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से जाए तो इधर ज्यादा है। तो क्या अपन बोल दें कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? तो फोर्स आईडी है, वीक फोर्स है। थोड़ा सा गौर करेंगे हम कि इस वीक फोर्स के साथ क्या सरफेस एरिया लग सकता है। तो प्लेनर सिस्टम है, बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन और बोरॉन के साथ जब 3 मिथाइल होंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया दूसरे मॉलिक्यूल का टच होगा इसके साथ। कितना खूबसूरत एप्लीकेशन है। इसीलिए कम मॉलिक्यूलर वेट पर तरजीह मिलेगी एक बार फिर से सरफेस एरिया को। क्लियर हुआ? इसीलिए आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। कमजोर फोर्स में इस बात को ध्यान रखना है। और मॉलिक्यूलर वेट में बहुत का डिफरेंस था नहीं। जैसे इसी तरीके से अगर मैं NF3 दे दूं और NCH3 होल 3 दे दूं तो फिर वही बात होगी। इस बार यहां डायपोल है, आराम से अच्छे से सीखेंगे। और यहां भी डायपोल है, लेकिन फर्क को जरा देखें। जो इसका डायपोल है, इसमें डायपोल मोमेंट का बहुत बुरा हाल है। देख रहे हैं आप, डायपोल मोमेंट का बहुत बुरा हाल है। ऑपोजिट डायरेक्शन इसमें है, लोन पेयर और इसका। लेकिन जब यहां पे आप ड्रॉ करें तो इसका पेयर का भी ऊपर के डायरेक्शन में और यहां भी उसी के डायरेक्शन में। तो रिलेटिवली मिथाइल लेके इसका डायपोल मोमेंट बढ़ गया और ऊपर से सरफेस एरिया भी बढ़ गया। तो आप मॉलिक्यूलर वेट का क्या करेंगे? अकेले कुछ नहीं करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा? सर NF3 से ज्यादा हो जाएगा NME3 का। क्लियर हो गई चीजें? डायपोल मोमेंट को भी गौर कर ले, साफ दिख रहा है कि डायपोल, क्योंकि देखो कैसे दिखता है, फोर्स हमने चेक किया, डायपोल हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अब स्पष्ट दिख रहा है यार इसके डायपोल को तो ओपोज कर रहा है लोन पेयर और फ्लोरीन। NF3 में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होने के बावजूद वीकली पोलर है, वो आपको पता है, काफी वीकली पोलर है। NH3 के रिस्पेक्ट में काफी वीकली, क्योंकि NH3 में भी वही बातें हैं, लोन पेयर का पोलराइजेशन, सॉरी मोमेंट डायरेक्शन वेक्टर, मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन और हाइड्रोजन का एक डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि इसमें ऑपोज कर रहा है। तो ये तो काफी वीकली, तो एक तो इसको डायपोल मोमेंट भी थोड़ा सपोर्ट करेगा और ऊपर से सरफेस एरिया भी 3-3 मिथाइल ग्रुप नीचे लटके हुए, तो कुल मिला के इसकी बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा हो जाएगी। शायद मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं अगर एग्जांपल्स जल्दी तो इस वजह से कर रहा हूं कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आज के क्लास में लेने हैं
और प्लस अभी बेसिक एग्जांपल्स चल रहे हैं, लर्निंग वाले एग्जांपल्स चल रहे हैं, ग्रेजुएशन वगैरह वाले लोगों के लिए भी उस तरह के एग्जांपल्स चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पे मैं लाता हूं आपको, देखते जाए। मैं डील कर रहा हूं NaCl, नहीं चलो मैं थोड़ा सा बढ़िया एग्जांपल पहले लेता हूं, अच्छे से देखें। डाइक्लोरोबेंजीन, सीधा लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? डाइक्लोरोबेंजीन। आप इसके 3 आइसोमर्स लिख सकते हैं। पहला 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन और तीसरा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। मेरा कहना है कि इसमें आप मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करें। और हां, आपको मैं केमिस्ट्री सिखाने में बिलीव करता हूं, तो अगर कोई एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे, प्रोफेशनल टीचर, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे। मैं बीपी भी करूंगा। बीपी आपके लिए मजा नहीं देगा। जैसे लोग अक्सर, आप जेडली को ओपन करें कभी, जेडली, एक लाइन की बात मैं कर रहा हूं, जेडली बुक अगर आपके पास है तो आप जेडली को ओपन करें और जेडली के फर्स्ट पेज को पढ़ें। शायद मेरे सामने किताब होगी कहीं, एक मिनट मैं देख ही रहा हूं। हाँ जी, मिल गई, ये जेडली है। ठीक है, आपने कभी अगर इसका प्रीफेस पढ़ा होगा, मैं एक प्रीफेस की एक लाइन, बड़ी अच्छी लाइन पढ़ के सुनाता हूं। प्रीफेस में आप लोग बुक खरीदते हैं और प्रीफेस को अक्सर नहीं पढ़ते हैं। मैं प्रीफेस की एक लाइन पढ़ाता हूं जेडली की। ठीक है, प्रोफेसर जेडली की ये लाइन है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ केमिस्ट्री इज क्वाइट इजी, a large amount of chemistry is quite easy, but some is enormously difficult. ऑब्वियस सी बात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर लोग किस एरिया को टच करते हैं? क्योंकि इनऑर्गेनिक तो कॉम्प्लिकेटेड है भैया, उस एरिया को टच करते हैं जहां से पढ़ने में मन लगता, मजा आता। तो a large amount of chemistry is quite easy, but some is enormously difficult. I can find no better way to conclude than that by the late professor Sylvanus P. Thompson in this book. I beg to present my fellow fools with the parts that are not hard. Master these thoroughly, and the rest will follow. What one fool can do, another can. कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। लोग अक्सर वैसे चीजों को केमिस्ट्री में ज्यादा प्रेजेंट करते हैं, टीचर्स की बात करें, जो कि थोड़ा आसान है, जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, और इसको पढ़ के लोग बेवकूफ बनते और बनाते रहते हैं। वैसे सेक्शन को छेड़छाड़ करने में डरते हैं, क्योंकि उनसे उनकी फीडबैक खराब होगी। मैं भी टीचर हूं तो मैं समझ सकता हूं, वैसे एरिया को जल्दी छेड़छाड़ नहीं करूंगा जहां से फीडबैक खराब हो। ठीक है, तो लेकिन लर्निंग तो वहीं से मिलेगी जहां से आपकी फीडबैक खराब होगी। लर्निंग वहीं पे होगी छुपी हुई, जहां मजा आएगा वहां लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि मजा आ रहा है इसका मतलब आपके रूल्स फॉलो हो रहे हैं। जो आपने रूल्स जबरदस्ती के बनाए, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ने कभी नहीं बोला रूल्स बनाओ। इनऑर्गेनिक एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक में तो एक ही रूल है कि इसमें कोई रूल ही नहीं है। तो इसमें रूल कहां है? कोई डेफिनेशन ही नहीं है। आप जबरदस्ती अलग अलग एग्जांपल्स को एक जगह कलेक्ट करके और एक डेफिनेशन फ्रेम करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं 10-20 एग्जांपल देके, और जब वो फॉलो नहीं होता है, ये आपका ब्लडी एग्जांपल्स उस आपके ब्लडी लॉ को फॉलो नहीं करता, तो आप इनऑर्गेनिक को गलिया देते हो। वाहियात सब्जेक्ट है यार, खामी सब्जेक्ट में नहीं है, हर सब्जेक्ट अपने आप में महान है। वो संस्कृत हो कि हिंदी हो कि लिटरेचर हो कि कुछ भी हो, सब्जेक्ट से आप टक्कर नहीं ले सकते। इंपॉर्टेंट है आप वैसे चीजों को अगर तोड़ के निकालते हैं, समझाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, वहां इलैबोरेट करते हैं उन चीजों को जो डिफिकल्ट एरिया, जो सब्जेक्ट का राज है, रहस्य है, तो आप टीचर है। तो जो एग्जांपल लेने जा रहा हूं ना, अक्सर हमने देखा कि इस पर लोग एमपी इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा बीपी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसका मैं बीपी और एमपी दोनों इस्तेमाल करके दिखाऊंगा आपको। आ जाओ। और हमेशा कभी भी ऐसा नहीं कि डरो। अरे दो बातें होंगी, या तो आपको मजा नहीं आएगा किसी एग्जांपल में, तो आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, या मजा आएगा तो आप रूल्स को और अच्छे से मेमोराइज कर जाएंगे, और अच्छे से सीख पाएंगे, और अच्छे से लर्न करेंगे रूल्स जो आपने बनाए हैं। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट,
फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कंपेयर करना। आइए अच्छे से आप स्ट्रक्चर बना लो पहले। और सोचें सबसे पहले फोर्स क्या है। पहले बीपी की बात करें हम अच्छे से। आज सबसे पहले इसमें फोर्स क्या है। मॉलिक्यूलर वेट यहां से यहां जाने पर कांस्टेंट है, आराम से आ जाए, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। ये पोलर है, साफ दिख रहा है। डायपोल मोमेंट, तो ये पोलर है। ये रिलेटिवली कम पोलर है, फैल रहा है एंगल। ये ज्यादा पोलर है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा हो गया। और ये तो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो डायपोल मोमेंट आपका इधर बढ़ गया। तो फोर्स को जरा देख ले अच्छे से देख ले। डायपोल मोमेंट आपका बढ़ गया, तो फोर्स आपका यहां पर क्या लगेगा दोस्त, डायपोल डायपोल। यहां भी फोर्स क्या लगेगा आपका, डायपोल डायपोल। और यहां क्या लग जाएगा, आईडी आईडी, सॉरी आईडी आईडी, ठीक है, सॉरी। चलो अब पॉइंट है, अच्छे से आ जाए। अब पॉइंट है, मैंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहला फोर्स, तो फोर्स है डायपोल मोमेंट आपका इधर के डायरेक्शन में कम हो रहा है, तो आपका इधर कम हो रहा है, सही है। तो इधर के डायरेक्शन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट डिसाइड नहीं कर रहा है। और फोर्स में ये आईडी आईडी है, तो ये पुअर फोर्स है? तो और इससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए दोस्त। अच्छे से आ जाओ, बढ़िया से, बहुत मजेदार चीजें सिखा रहा हूं। और ये कमजोर फोर्स है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और गिरना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर मेरा इधर बना, बट इसके पास, बट इट कंसिस्ट सिमेट्री। जरा ध्यान दे, वही बातें अभी हमने जो बोली आपको कि एक कार्टन में आप फुटबॉल को पैक करते हैं और एक कार्टन में हमने बोला कि आप बुक्स को पैक करते हैं, ठीक है। तो जब बुक्स आप लेंगे तो बुक्स लेने पर पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी। तो हमने बोला कि वो पैकिंग वाला फैक्टर, जब मेल्टिंग पॉइंट डील कर रहे होंगे तो सॉलिड में पैकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां मोबिलिटी नहीं है। लेकिन हमने ये भी बोला कि ऐसा नहीं कि गैस में इग्नोर ही हो जाएगा, गैस में कम इंपॉर्टेंट होगा। हमने यहां लिखा था अभी पिछले पेज में कि सॉलिड वाले में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये इसमें लेस इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखें, उसके बॉइलिंग पॉइंट को कम होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार वैल्यू लिखता हूं, अच्छे से आ जाए। इसका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू है, डाइक्लोरोबेंजीन, आपके लर्निंग के लिए 180। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 173 और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 174। अब जरा देखें, आप क्या देख रहे हैं, ये माइनर अमाउंट से ज्यादा हो गया। ये तो क्लियर ज्यादा है, लेकिन ये माइनर अमाउंट से ज्यादा हो गया। सुने मेरी बात को अच्छे से सुने, ये माइनर अमाउंट से ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हुआ, जबकि डायपोल मोमेंट उसका जीरो करके आईडी आईडी फोर्स ला करके कह रहा है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन कॉम्पेरेबल है। अगर ये कॉम्पेरेबल बीपी है तो इसको फेवर कौन किया है, फेवर्ड बाई कौन किया, सिमेट्री ना, पैकिंग ना, पैकिंग ने फेवर किया। लेकिन आप जरा देखें, अभी आपको पता नहीं चलेगा, अभी मैं अगले लाइन पर मैं जाने वाला हूं, बहुत जबरदस्त पता चलेगा। आप वहां पर चीजों को देखें, इसको कम होना चाहिए। जैसे ये 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री से बाई 7 डिग्री ये कम हुआ, चलो वो भी यार 170 हो जाता, 170 हो जाता, 169 हो जाता। कितना बढ़ा, 174 हुआ, इसके अप्रॉक्स में रहा। क्या बहुत का अंतर आया, 179, 169, 168 ये सब कुछ होता,
173 174 पे रह गया, मतलब बहुत नीचे, ऊपर नहीं बढ़ा, मामूली बढ़ा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री गैसियस फेज में बहुत मैटर नहीं करता। क्लियर क्लियर समझ में आ जाएगा अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू लिखूंगा। आ जाओ मेल्टिंग पॉइंट पर। जब आप मेल्टिंग पॉइंट डील करेंगे इन लोगों का, तो इस बार ध्यान से सुने, इन दोनों में तो फिर क्लियर है कि इसका डायपोल मोमेंट कम है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये नॉन पोलर आईडी आईडी है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन क्या सिखाया हमने कि मेल्टिंग पॉइंट के केस में सिमेट्री, पैकिंग, चूंकि सॉलिड में पैकिंग मोबिलिटी नहीं होगी तो यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा वो रखे जा सकते हैं मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड स्टेट में जाने पर इसकी पैकिंग जबरदस्त होगी, अचानक से इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। आप सोच रहे होंगे सर सीख गए, सर मजा आ गया। मजा ये आया सर क्लियर हो गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा होगा। ये थोड़ी ना हम सिखा रहे हैं, ये तो कोई भी सिखा दे। मैं वैल्यू सिखा रहा हूं, मैं वैल्यू सिखा रहा हूं। वैल्यू देखो, -17 डिग्री सेंटीग्रेड, -22 डिग्री सेंटीग्रेड, जाहिर है ज्यादा। 53 डिग्री सेंटीग्रेड, भाई साहब ये मैं सिखाना चाह रहा था, इन दोनों को कंपेयर करो। मैं ये सिखाना चाह रहा था कि सिमेट्री किस कदर आपके बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करता है, मेल्टिंग पॉइंट को एलिवेट करता है। तो जरा सोचें, अगर ये मेल्टिंग, कहां ये माइनस में इतना लो जा रहा था, मतलब -22 है तो -30 हो जाता यार तू। लेकिन तेरे सिमेट्री के वजह, और तू आईडी आईडी, तेरे सिमेट्री के वजह से बस तेरा मेल्टिंग पॉइंट उठा थोड़ी ना यार, तू नेगेटिव से पॉजिटिव होकर के प्लस इतना पे चले गया है। ये बहुत ऊपर चला गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊपर चला गया ऑल ऑफ सडन, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो बीपी में जो असर दिखा, अब एमपीबीपी को जरा कंपेयर करो। एमपी में कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है कौन सा चीज? सिमेट्री। और बीपी में ऐसा नहीं कि एब्सेंट होता है, बीपी में कम इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बीपी में अगर एक मॉलिक्यूल में सिमेट्री है और उसका मॉलिक्यूलर वेट 1-2 यूनिट कम है, 2-4-5 यूनिट कम है, तो मॉलिक्यूलर वेट ही भारी पड़ जाएगा, कम हो जाएगा उसका, सिमेट्री ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। यहां तो मॉलिक्यूलर वेट में कोई डिफरेंस नहीं था, इसलिए बीपी में सिमेट्री में थोड़ा काम किया और करीब करीब बराबर रह गया। इसीलिए लोग इसका बीपी नहीं पढ़ते, क्योंकि मजा ही नहीं आएगा कुछ। एमपी में गजब मजा आ जाएगा, वैल्यू पढ़े तब तो और अच्छा है, लेकिन लोग तो वैल्यू भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर काम की चीजें क्या हुई? बीपी में कितना वजन रखेंगे सिमेट्री फैक्टर में, और एमपी में कितना वजन रखेंगे सिमेट्री फैक्टर में। काम की चीजें एक तो ये हुई। दूसरी काम की चीजें, साफ साफ दिख रहा है कि एमपी में कैसे एलिवेट, किस तरीके से एलिवेट करता है। उम्मीद है बहुत मजेदार एग्जांपल हमने लिया था, उम्मीद है आपने कोर कॉन्सेप्ट इसका सीखा होगा। आई होप सो। तो एक बार बताइए समझ में आया अच्छे से या नहीं, एंजॉय किया या आपने नहीं, और स्क्रीनशॉट ले। और अच्छे एग्जांपल्स, धीरे धीरे अच्छे अच्छे बेहतरीन एग्जांपल्स मैं लाते जाऊंगा। वीडियो पर बने रहेंगे, हिलना नहीं है कहीं से, ठीक है? पहले बताएं, एक बार मेरे को फीडबैक बताएं प्लीज। तो आइए, और नए एप्लीकेशंस के साथ मैं आ गया हूं। देखिए, मैंने आपको दिया कंपेयर करने के लिए वेपर प्रेशर। अच्छे से देखिए, आप जल्दी से सोचें, ए और बी किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जल्दी से सोचें। ए और बी किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट को डील कैसे किया जाए? जाहिर सी बात है, वेपर का प्रेशर
वेपर का प्रेशर मतलब कहां पर वेपर का अमाउंट ज्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। इवेपोरेशन तो जारी रहता है हर टेम्परेचर पर, आपको पता है, अगर आप वाटर भी लेते हैं तब भी। तो कहां पर वेपर क्रिएट ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है जहां इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्युलर इंटरेक्शंस कम होंगे वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो वेपर का प्रेशर वहां ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो आ जाए, अब आराम से मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखें अच्छे से। इस वाले में अगर आप देखें तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एच बॉन्ड, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स है एच बॉन्ड। मैंने बोला कि दोनों में आप सबसे पहले इंटरमॉलिक्युलर फोर्स का नेचर निकालें, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स का नेचर निकालें, आराम से है। तो यहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एच बॉन्ड में कौन सा टाइप, इंटर या इंट्रा, क्योंकि यहां इंट्रा दिख रहा है। तो देखो ये लंबा रिंग तो बनेगा नहीं क्योंकि बीच में हाइड्रोजन है, तो यहां पर इंटरमॉलिक्युलर एच बॉन्ड्स बनाएंगे, सही है, एच बॉन्ड्स। और प्लस इस साइड से वेंडरवाल फोर्स बनेगा, तो वेंडरवाल फोर्स भी लिख सकते हो प्लस साथ में। क्या आपको समझ में आया वेंडरवाल फोर्स हमने क्यों बोला? ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेगा जी, ये मेजर होगा, ये भी होगा माइनर अमाउंट में। क्यों? यहां जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो क्या बनाएगा भाई आपका, वो क्या बनाएगा, वो तो वेंडरवाल फोर्स ही ना बनाएगा ये, हाँ, यही ना आपका एच बॉन्ड बनेगा, यहां से एक एच से बनेगा और दो ओ से बनेगा, ये एच बॉन्ड बनेगा। अब आ जाए इस मॉलिक्यूल में, जब आप इसको डील कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर तो इंट्रा बनेगा, एच बॉन्ड। अब इसके बाद ये वाला तो इंट्रा बना नहीं पाएगा, बीच में हाइड्रोजन है, तो ये वाला आपका इंटर बनाएगा, सही है। और प्लस वेंडरवाल फोर्स तो है ही, वेंडरवाल फोर्स की तो कोई बात ही नहीं होगी, इसलिए क्योंकि भाई एच बॉन्ड के सामने इसकी क्या औकात है, वो भी इस तरह का एच वाला, आईडी वाला। अब क्या है, इसके पास इंटर है और इसके पास इंटर प्लस इंट्रा है, इसका मतलब क्या, इसका बीपी ज्यादा और वेपर प्रेशर कम हुआ, क्योंकि इसके पास इंटर है, इसके पास इंटर प्लस इंट्रा है, तो इसका बीपी ज्यादा और वेपर प्रेशर कम, मतलब वेपर प्रेशर इसका कम हुआ तो वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ, ए का। मैं देख सकता हूं मोस्ट ऑफ ऑल लोगों ने ए जवाब दिया है, जो गलत है भाई साहब, इसका ना ज्यादा होगा बीपी और वेपर प्रेशर कम होगा, इसका इसका सॉरी, बीपी ज्यादा और वेपर प्रेशर कम, वीपी इधर ज्यादा और वेपर प्रेशर इधर कम। सोचो कैसे, आपने सोच लिया कि यहां पर इंटर के साथ एक्स्ट्रा आया इंट्रा, जी नहीं, इंटर के साइड्स को किल करके आया इंट्रा। इंटर एसोसिएटिंग नेचर का होता है और इंट्रा आइसोलेटिंग नेचर का होता है, क्योंकि चार्ज को सेटिस्फाई कर लेता है वो चिलेशन के थ्रू, न्यूट्रलाइज कर लेता है, इसीलिए दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है, काफी कम हो जाती है। तो हमने क्लियर बोला कि बीपी जो है आपका इंटर में ज्यादा होता है और इंट्रा में काफी कम होता है उसके रिस्पेक्ट में। तो बहुत क्लियर हो गया। आपने सोचा इंट्रा एक्स्ट्रा आया, मैंने क्या बोला, इंट्रा एक्स्ट्रा नहीं आया, इंटर के साइड्स को मार के आया इंट्रा। जो ये दो साइड्स, तीनों साइड्स इंटर बना सकते थे, अब एक साइड इंटर बनाएगा, ये दोनों इंट्रा में मस्त हो गया, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट गिर गया और वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बी का आंसर करेक्ट हुआ, बी। उम्मीद है समझ में आया होगा एप्लीकेशन, बढ़िया एप्लीकेशन था, ठीक है। तो एकदम नजरें जमाए रहे, सीखते रहे, बहुत सारे एग्जांपल्स एप्लीकेशंस आने वाले हैं, आते जाएंगे, आप थक जाएंगे, मेरा एग्जांपल समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाए, अगर मैं बोलूं कि चलो दोस्त बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो, ऑर्थोफ्लोरोफेनॉल, ऑर्थोक्लोरोफेनॉल और ऑर्थोब्रोमोफेनॉल। अब आप अपनी तीनों आंखें खोलिए, तीसरी आंखें भी खोलिए और सोचिए, तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पहले किसका, तब किसका, तब किसका, पहले ज्यादा वाले बताइए मेरे को।
पहले मोर तब लेस तब लेस, ये ऑर्डर में बताइए। अभी पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है ये ए जवाब कर रहे हैं वो। इसमें चलिए अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको लगाना। आपके जवाब का बेसब्री से मुंतजिर हूं। एबीसी, सीबीए, एबीसी, एसीबी, सीबीए, एसीबी, एबीसी, एबीसी, सीबीए, 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 एबीसी। अधिकांश लोग एबीसी और कम लोग सीबीए और कुछ लोग बीच वाले को ज्यादा कर रहे हैं। अब मेरे भी प्रतिभा को आजमाया जाए, उसको भी मंच मिलना चाहिए। हाँ, चलिए आइए मैं डील करता हूं। सबसे पहला काम, हमने स्पष्ट बोला फोर्स पर फोकस होना है। आ जाइए, इसमें स्पष्ट दिख रहा है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंट्रा, हमने पढ़ा है कि क्लोरीन भी बनाता है, हमने बजाबते इसको पीछे के लेक्चर में डेटा वाइज एक्सप्लेन किया था, रेजोनेंस से भी हमने समझाया था। इंट्रा एच बॉन्ड। और अब मैं आऊं, आराम से सोचे, एकदम अच्छे से सोचे। अब मैं आऊं तो, हालांकि हमने आपको बोला है कि हायर लेवल पर आप ब्रोमीन का भी बोलते हैं कि एच बॉन्ड बनेगा, हमने आपको क्लियर किया था, लेकिन हमने क्लियर किया था कि ये काफी कमजोर होता है रिलेटिवली। तो डेफिनेटली आप अगर उस नजरिए से देखें तो ये इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्ड होगा, क्योंकि आप अगर ये नहीं बनाएंगे तो ये बाहर बना लेगा इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्ड। ये वाला फोर्स थोड़ा सा कमजोर होगा, ये वाला, लेकिन होता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जरा है वीक एच बॉन्ड, ऐसा नहीं है, हमने हायर लेवल पे क्लियर बोला था कि आप एच बॉन्ड बोलते हैं कि ब्रोमीन भी बनाता है, हमने क्लियर आपको अच्छे से क्लियर लिखाया। अब सोचे ये दोनों जब इंट्रा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, क्या कैसे ज्यादा? भाई साहब 19 और 35 है, और ये इंट्रा से एक तो इंटर की तरफ गया, तो इंट्रा से ऐसे ही इंटर का ज्यादा, अब प्लस मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ गया। ब्रोमाइन का मॉलिक्यूलर वेट आपको याद होगा 80, तो प्लस मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ गया, तो कुल मिला के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। समझ में आया? ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, तो आंसर आपका सीबीए। जिन लोगों ने बोला, कम लोगों ने बोला था, तो सीबीए हुआ। अब मैं फिर वही बात बोलूंगा कि इनऑर्गेनिक में जेडली वाली बात, इसमें मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा सोचते हैं। बीपी तो हमने सोचा, एमपी को थोड़ा सोचते हैं। एमपी किसका ज्यादा होगा, अंदाजा लगाया आप। अच्छे से थोड़ा सा सोचे, एकदम ठंडे दिमाग से सोचे, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, क्या ऑर्डर होगा, एमपी का क्या ऑर्डर हो सकता है। एमपी को सोचने के लिए हमेशा आपको क्या देखना है, सॉलिड स्टेट में पहुंचना है, और सॉलिड स्टेट में पैकिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। मॉलिक्यूलर वेट तो इंपॉर्टेंट चीज होती ही है, और फोर्स इंपॉर्टेंट चीज होती ही है, बट एमपी के केस में आपका एक पैकिंग भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। सोचे एमपी के लिए ऑर्डर क्या होगा, आराम से ठंडे दिमाग से सोचे, एमपी में इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। सोचे 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 सोचे, एमपी में इसका ऑर्डर क्या हो सकता है इन तीनों का। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है,
एच बॉन्ड तो भैया तीनों बना रहा है, सॉलिड फेज में तो एच बॉन्ड तो अच्छा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बनाएगा तीनों। क्या हो सकता है सी की तरफ या ए की तरफ, या इरेगुलर है, क्या हो सकता है, अनुमान लगाइए। मैं आपके साथ हूं एकदम सोचने के लिए। मैं हमेशा अपने आप को भी कोशिश करता हूं पढ़ाने के समय में कि स्टूडेंट के नजरिए से मैं भी सोचूं। मैं जवाब देख पा रहा हूं, एबीसी ज्यादा लोग जवाब दे रहे हैं, सीबीए एक दो लोगों ने जवाब दिया है, कुछ लोग बीसीए में भी हैं। देखिए बी का ज्यादा होना ए और सी से, मतलब बी को जो आपने अचानक ज्यादा किया वो तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट तो दो ही बात है ना जब आप मेल्टिंग पॉइंट डील कर रहे हैं, या तो किसी ने उसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा ले लिया इसलिए सोच लिया मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, या किसी ने ऐसा सोचा कि भाई कुछ इसके पास कुछ फैक्टर हो। तो क्या मॉलिक्यूलर वेट में भी ये बहुत ज्यादा नहीं है क्या, 1935 उस तरह का तो कुछ वैसा इफेक्ट नहीं देगा। ज्यादातर लोग जवाब एबीसी निकाल रहे हैं, कुछ लोग सीबीआर। सोचता हूं मैं भाई साहब, सॉलिड फेज में एक यूनिट वॉल्यूम में जब आप ब्रोमोफेनॉल को रखेंगे और एक यूनिट वॉल्यूम में मान ले कार्टन में आप फ्लोरोफेनॉल को रखेंगे, तो आपका ब्रोमो बर्बाद कर देगा। ब्रोमो समझ में आ रहा होगा, फ्लोरो आपका बेंजीन एक फ्लैट प्लेनर रिंग है। हा? इस पर जब आपने ओ एफ लगा रखा है तो फ्लोरीन आपको दूसरे तीसरे मॉलिक्यूल को आने से डिस्टर्ब नहीं करेगा यूनिट वॉल्यूम में, जबकि ब्रोमीन क्या, बॉम्ब में जो कैसे हम लोग बॉम्ब में बॉम्ब लटका हुआ उसमें जो पूंछ निकाल के रखते हैं, तो ब्रोमीन जो है आपका भाई साहब दूसरे मॉलिक्यूल को सेट होने नहीं देगा, जबकि यूनिट वॉल्यूम में ताबड़तोड़ पैक मार देंगे। किसके साथ, फ्लोरोफेनॉल के साथ एकदम पूरी पैकिंग होगी, खूब सारे मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट हो जाएंगे। बट ब्रोमीन लेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट नहीं होंगे, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एकोमोडेशन यूनिट वॉल्यूम में कम होगा, जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा एग्रीगेट क्लस्टर का, सिस्टम का, तो आपका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या सीखे, जिस तरीके से बीपी उधर आया एमपी इधर आ गया। कितना मजेदार चीज है, क्या भाई साहब मजा आया, सीखे अच्छे से, हाँ या ना बताइए, और जल्दी से छापिए, स्क्रीनशॉट निकालिए प्लीज। तो दोस्तों आइए अगले एप्लीकेशन की तरफ ले चलें आपको। CCl4 SiCl4 बॉइलिंग पॉइंट, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया हमने, आराम से सोचें। CCl4 SiCl4 बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, CCl4 SiCl4 बॉइलिंग। प्रोसेस वही बिल्कुल जो सिखाया है उसी तरीके से अप्रोच लगाएं, फोर्स से शुरू करें और एक्स्ट्रा चीजें वगैरह जो कुछ लग सकती है उस पर भी अप्रोच करें, सॉल्व कर लेंगे आप। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया कॉन्सेप्ट के साथ, एक तो देखो जाहिर सी बात है ए और बी में एक ही ज्यादा होगा, तो 50% तो आपके चांसेस ऐसे ही सही है, 50% ही चांस है गलत होने के। हा? तो उसमें मजा नहीं है, लॉजिक के साथ मैजिक लगे, मजा तब है कि आपका प्रॉपर जो आपने रीजन सोचा है उस रीजन के अकॉर्डिंग सही हो रहा तो सही है, अदरवाइज ए बी में से तो एक सही होगा ही होगा। जरा सोचें अच्छे से, CCl4 SiCl4 किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और हाँ, अगर रीजन लिख दें साथ में आपने क्या सोचा, हालांकि रीजन मत लिखिए अभी, अभी आप सिर्फ आंसर लिखें। सिंपल एग्जांपल हमने एक दिया CCl4 SiCl4। मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पे मेरे सामने ज्यादातर लोग बी आंसर कर रहे हैं SiCl4, एक लोग ने शायद CCl4 भी लिखा है। सेकंड जवाब मैं अपने सामने देख रहा हूं कि CCl4 का ये दूसरा जवाब आ रहा है,
बाकी लोग SiCl4 जा रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के CCl4 लिख रहे हैं। कभी कभी होशियारी हो जाती है दोस्त, मानता हूं मैं, कभी कभी होशियारी हो जाती है, ठीक है, होशियार होना अच्छी बात है। और काफी जवाब आ रहे हैं SiCl4। एक और जवाब CCl4 का आया है। ये होशियार लोग पता नहीं किस प्रदेश से हैं भाई। CCl4 वाले लोग अपने अपने प्रदेश का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जरा अपने अपने प्रदेश का नाम बताएं। जिन लोगों ने CCl4 किया है अपने अपने प्रदेश का नाम बताइए। हाँ, चलिए मैं सॉल्व करता हूं, आ जाइए। मैं सबसे पहले देखूंगा फोर्स क्या है। तो CCl4 में आईडी फोर्स है, नॉन पोलर, और SiCl4 में भी आईडी फोर्स है। बाकी फैक्टर में मॉलिक्यूलर वेट लगेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होगा, क्योंकि 12 यूनिट से 28 यूनिट ठीक ठाक ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट 12 और 28 में डिफरेंस, 12 और 28 में एक अच्छा डिफरेंस है। इतना भी कम डिफरेंस नहीं कि आप इग्नोर कर लें। अरे अभी तो आपने, जब आपका ऑर्थो क्लोरोफिनॉल था और ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल था, तो आपने 19 के रिस्पेक्ट में 35 को तरजीह दी है। अभी आपने किया, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था वहां, ठीक है। तो यहां भी, और सेंट्रल टर्मिनल सेम है, सेंट्रल में 12 के रिस्पेक्ट में 28 है, तो तरजीह मिलनी चाहिए उसको, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए इसके नजरिए से, अभी मैं फैसला नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब साथ में और फैक्टर्स हम लोग क्या देखते हैं, जैसे फोर्स तो डिसाइड नहीं किया, सेम है, मॉलिक्यूलर वेट ने डिसाइड किया है, डायपोल मोमेंट डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि दोनों नॉन पोलर है, सही है। अब उसके बाद जो अपन लगाते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में डिसाइड नहीं कर सकता कुछ। सरफेस एरिया तब लगाते हैं जब कमजोर फोर्स हो, तो भाई वीक फोर्स तो है ही, आईडी आईडी है दोनों में, तो अभी सरफेस एरिया भी काम नहीं कर सकता क्योंकि भाई दोनों के टर्मिनल पर तो वही एलिमेंट है, तो सरफेस एरिया कैसे काम करेगा। अब एक फैक्टर और लगाते हैं हम, रिपल्सन, कुलंबिक रिपल्सन। ये फैक्टर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच जब अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर हो तो कभी कभी रिपल्सिव फोर्स डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। जरा सोचें, कार्बन के साथ टर्मिनल पर क्लोरीन है और सिलिकॉन के साथ टर्मिनल पर क्लोरीन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और 3.0 है, और सिलिकॉन की 1.8 और 3.0। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, कम का डिफरेंस है, बहुत का डिफरेंस, बहुत का डिफरेंस है। 0.5 का डिफरेंस है यहां पर डेल्टा एक्स ईएन डिफरेंस, और ईएन डिफरेंस 1.2 का, बहुत ज्यादा डिफरेंस, इससे डबल से ज्यादा का वो डिफरेंस है। इसीलिए होगा क्या कि जो आपका CCl4 का मॉलिक्यूल होगा और SiCl4 का मॉलिक्यूल होगा, इसके पेरिफेरी पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, नेट नेगेटिव चार्ज कैंसिल होगा, तभी तो नॉन पोलर है, लेकिन वो पॉइंट नहीं है। यहां पर इसके पेरिफेरी पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, इसके पेरिफेरी पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, CCl4 के बीच, ठीक है, आईडी के साथ, आईडी है, लेकिन इसके अणुओं में अच्छे से आ जाए, यहां पर क्या है, SiCl4 और SiCl4 के बीच आईडी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर कुलंबिक रिपल्सन भी होगा, इंटरमॉलिक्यूलर कुलंबिक रिपल्सन भी होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, रिपल्सिव फोर्स को कब आप काउंट करते हैं, कब आप रिपल्सिव फोर्स को सोचना शुरू करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, जब आपका अट्रैक्टिव फोर्स पुअर हो तब आप रिपल्सिव फोर्स को भी काउंट करते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर है,
और ईएन डिफरेंस ज्यादा होने के कारण इस मॉलिक्यूल के पेरिफेरी पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो B/R⁻12 वाला जो फैक्टर है ये आपका एक डोमिनेटिंग फैक्टर बनेगा यहां, और यही आपके बीपी को मतलब वीकेनिंग द इंटरेक्शन और कमजोर कर देगा, वीकेनिंग द इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन। एक तो ऐसे इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन आईडी था, कमजोर था। बार बार सोचिए क्यों रिपल्सिव फोर्स डायपोल डायपोल वगैरह में काम नहीं करता है ज्यादा, क्योंकि डायपोल डायपोल वगैरह आईडी से काफी स्ट्रांग है और आईडी काफी कमजोर है। तो बोलते हैं ना कि जब रिश्ते नाजुक होते हैं तो उस समय में एक मामूली चिंगारी घर को तबाह कर देती है। वही बात है, हवा जब तेज चल रही हो तो उस समय में मना किया जाता है कि भाई कोई बिजली की चीजें या माचिस वाचिस मत जलाया करो। वही बात है कि जब आपका अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर है, रिश्ते कमजोर है, तो कोई मामूली ब्रेकिंग फैक्टर आपके रिश्तों को तोड़ रहा है, कमजोर कर रहा है, तो वीकेनिंग द इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन ये उसको और कमजोर कर देगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो CCl4 का ज्यादा हो जाएगा SiCl4 से। तो मात्र 2-3 लोगों ने इसके बारे में सोचा है, जवाब दिया था CCl4। बट अगर आपने ये प्रॉपर लॉजिक से सोचा तो आपको कुमार मन्नू का सलाम है, लेकिन अगर आपने लॉजिक प्रॉपर नहीं लगाया तो फिर आपके सही होने का कोई मतलब नहीं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमने लिया, लर्निंग आपके लिए। हमने बोला, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये कोलंबिक रिपल्सन को कब आप अकाउंटेबिलिटी में लेते हैं, कब कोलंबिक रिपल्सन को आप इफेक्टिव लेते हैं, जब ये अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर हो। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो फिर वो कोलंबिक रिपल्सन को हम नहीं काउंट करते हैं उतना। एच बॉन्ड में ये सब नहीं लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं एच बॉन्ड में, कभी नहीं। डायपोल डायपोल में भी लगभग 95% केसेस में नहीं लेते हैं। आईडी में ही जाके सरफेस एरिया भी लगना शुरू होता है, आईडी में ही जाकर के ये भी लगना शुरू होता है, क्योंकि आईडी कमजोर फोर्स है। तो अगर सरफेस एरिया ओपोज कर दिया तो सरफेस एरिया की तरफ रिजल्ट भाग गया, या रिपल्सिव फोर्स ओपोज कर दिया तो रिपल्सिव फोर्स आपका डिसाइड कर दिया कि इसका बीपी ज्यादा होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे अब, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट में भी दुनिया भर का बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो उम्मीद है आपके लिए एग्जाम्पल बड़ा अच्छा होगा। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके रिस्पेक्ट में एक अच्छा दिखाता हूं, बहुत शानदार एग्जाम्पल दिखाता हूं। बने रहे वीडियो पर, देखें सीक्वेंस, देखिए कितना खूबसूरत है हमारे एग्जाम्पल्स का। मैं लेता हूं एल्केन्स वर्सेज फ्लोरो एल्केन्स। सीक्वेंस को जरा आप फील करें और बॉइलिंग पॉइंट, सीक्वेंस को फील करें अच्छे से। देखिए दोस्त, किसी ने बोला है अरुण जी ने, सर सारा फैक्टर एक साथ याद रखना थोड़ा टफ है। थोड़ा टफ नहीं भाई साहब, बहुत टफ है, ठीक है। थोड़ा टफ नहीं, बहुत टफ है, इसमें मैं मानता हूं बहुत टफ है। तो मैंने कब बोला कि इनऑर्गेनिक आसान है, केमिस्ट्री आसान है? अभी तो मैंने जेडली की लाइन पढ़ के सुनाई। आपको आसान बनाना है तो आप वैसे ही एग्जांपल्स ले जो आपके रूल को फॉलो कर रहे हैं। बहुत क्लियर है, मजेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम तारीफ करे टीचर की। अरे क्या पढ़ाते हैं भाई साहब, एकदम खट 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 बन रहा है, आपके रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो क्या आप वही करना चाहते हैं? जी नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको कोर एग्जांपल्स निकालने पड़ेंगे जहां पर आपकी चीजें आपके चीजों को काटती हो। मजा तो तब है ना जब आपके थियरी को आपके एग्जांपल्स काटते हो। और ज्यादातर तो वही चीजें हैं भाई, क्या बच्चों वाली केमिस्ट्री सीख रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है। और रही बात कि सर इतने फैक्टर्स को कैसे करें, तो एग्जांपल्स प्रैक्टिस खूब करें। जब जहां जो एग्जांपल्स दिखे, मेरे क्लासेस में आप देखते हैं थियरी कम होते हैं, नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर, एग्जांपल्स दुनिया भर के होते हैं। तो उन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस थोड़े से करें। कभी कभार उठा करके एग्जांपल्स को कॉपी पे लिख करके 10 एग्जांपल लिख करके और उसको बनाया करें, तब जाकर के वो होगा, सिर्फ सीखने से तो होगा नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, एल्केन्स वर्सेस फ्लोरो एल्केन्स में बॉइलिंग पॉइंट क्या मतलब हुआ। आप CnH2n+2 और CnF2n+2 की बातें कर रहे हैं। n की वैल्यू 1 ले, CH4 CF4 n की वैल्यू 2 ले। अच्छे से देखिए, C2H6
C2F6, N की वैल्यू 3 ले, C3H8, C3F8। आराम से सोचे मॉलिक्यूलर वेट कितना तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर 12 प्लस 4 16 यूनिट का, और यहां पर 76 प्लस 12 88 यूनिट का। तो भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा का डिफरेंस होगा। और फोर्सेज की जहां तक बात करें तो यहां भी आईडी आईडी नॉन पोलर, और फोर्सेज की जहां तक बात करें आईडी आईडी। अब लेकिन एक चीज को गौर करें, आप यहां पर देख पा रहे हैं फ्लोरीन है 2.5 और 4.0, डेल्टा एक्स 1.5 का। तो आपका जो इस वाले में फैक्टर आएगा वो इंटरमॉलिक्यूलर कूलम्बिक रिपल्सन भी आना शुरू होगा। जरा देखिए प्यार से, अच्छे से समझे। नहीं शुरू होगा, मैंने खुद फैक्टर बोला और मैं खुद आपको दिखा रहा हूं। और ये फैक्टर आपके बॉइलिंग पॉइंट को दोस्त कम करते चले जाएगा। CnF2n+2 का बॉइलिंग पॉइंट कम होते चले जाएगा। लेकिन जरा डिफरेंस देखिए मॉलिक्यूलर वेट का, 16 और 88 बहुत का डिफरेंस है। इसीलिए जीत किसकी होनी चाहिए, उस रिपल्सिव फोर्स की या हमारे मॉलिक्यूलर वेट की? सोचिए, डेफिनेटली हमारे मॉलिक्यूलर वेट की। लेकिन होता क्या है, आप जैसे जैसे फ्लोरीन एटम्स की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे फ्लोरीन एटम्स की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप फ्लोरीन एटम्स की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, आपका रिपल्सिव साइट्स बढ़ते चले जाएगा। और जितनी तेजी से नंबर ऑफ रिपल्सिव साइट्स बढ़ेगा, आराम से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे मेरी बात को, थोड़ी सी लापरवाही करेंगे ध्यान हटी दुर्घटना घटी। नंबर ऑफ रिपल्सिव साइट्स बढ़ रहा होगा, तो जो लोग आंख गड़ा करके वीडियो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे सर बॉइलिंग पॉइंट घट गया। अरे नहीं रे भाई साहब, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ते रहेगा, वो क्यों घटेगा? अरे भाई साहब, रिपल्सन तेरे में भी है, रिपल्सन मेरे में भी है, मॉलिक्यूलर वेट एक्सपोनेंशियली भाग रहा है। जब सब में रिपल्सन है तो मॉलिक्यूलर वेट एक्सपोनेंशियली भाग रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। एकदम आंख गड़ा के बैठे होंगे, अब की तो सीख गए, रिपल्सन बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट घटा। नहीं भाई साहब, रिपल्सन सब में है, सब में है। वो कब फैक्टर होता है, एक में है एक में नहीं है, इधर नहीं है उधर है, तो वो काउंट करोगे। इधर रिपल्सन सब में है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट के लिए मॉलिक्यूलर वेट इंपॉर्टेंट चीज होगा। सिंपल है, इधर भी बॉइलिंग पॉइंट के लिए मॉलिक्यूलर वेट सिंपल होगा, सिंपल है। अब आ जाओ अच्छे से देखो, अब मैं बात करता हूं, लेकिन दिक्कत क्या है ना, जब आप इससे इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें रिपल्सन है और इसमें रिपल्सन नहीं है, इसलिए इसके बीपी में कमी आनी चाहिए। तो शुरू में जब फ्लोरीन कम था तब तो सही था, लेकिन धीरे धीरे फ्लोरीन बढ़ा बढ़ा बढ़ा, समझ गए होंगे, शानदार एग्जांपल है। सही है, रिपल्सन नहीं है मॉलिक्यूलर वेट, सब में रिपल्सन है तो मॉलिक्यूलर वेट। अब जब कंपेयर करें तो भैया उसके पास रिपल्सन इधर नहीं है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, उधर वाले का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे फ्लोरीन एटम्स की संख्या बढ़ेगी तो आप फील करें, मान ले कि C10F22 के मॉलिक्यूल से तो कार्बन तो कहीं दिखेगा नहीं, दिखेगा तो चारों तरफ से फ्लोरीन ने कवर कर रखा है। तो अगला जो C10F22 होगा, सोचो कितना सारा रिपल्सन बनेगा फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच, चारों तरफ से कवर हो गया सारे कार्बन एटम्स फ्लोरीन एटम्स के द्वारा। इसीलिए जब हायर आप फ्लोरोएल्केन्स पर जाएंगे तो उनका मॉलिक्यूलर, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लार्जली कम हो जाएगा। किससे? आपके हायर एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से। शुरू में उधर का काफी ज्यादा, बाद में इधर का काफी ज्यादा। समझे अच्छे से या नहीं? बढ़िया से क्लियर हुआ या नहीं? प्लीज एक बार बताइए मेरे को, मैं सामने हूं, प्लीज।
जी दोस्तों, तो बारी है कुछ नए अनोखे और अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस की। शुरू करते हैं हम लोग। चलिए आइए, हमारा ये पेज नंबर 6, NaCl SiO2 आइस एंड ड्राइस, इनका मैं मेल्टिंग पॉइंट जानना चाह रहा हूं, ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छे से सोच लें आप। NaCl SiO2 आइस एंड ड्राइस, मैं इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जानना चाह रहा हूं। अच्छे से आप सोचें, ABCD नाम दे करके। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए भी पूछा है क्योंकि ये चारों चीजें सॉलिड हैं, तो सॉलिड सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट ही आप दोस्त कंपेयर करोगे, तो वी हैव टू कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl SiO2 ice and dries. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द बॉन्डिंग नेचर of all these four given compounds, and then we have to decide the proper order of decreasing order of melting point. आराम से सोचें आप, क्या इसका प्रॉपर ऑर्डर होगा? NaCl ice dries and SiO2। काफी कॉन्सेप्चुअल है। उम्मीद है अगर आप रिकॉर्डेड मोड में भी देख रहे हैं वीडियो को तो पॉज करने की जरूरत नहीं, मैं इंतजार ही कर रहा हूं, आप सॉल्व कर रहे होंगे। और क्लास के साथ में हमेशा एक्टिव होइए, हमेशा अपना पेन चलाइए, पेन कॉपी लेके बैठे। MSc पास स्टूडेंट की ना ज्यादा खासियत तो है ही, MSc पास्ड है, बट उनके ड्रॉबैक्स भी यही है कि वो अपने आप को ज्यादा होशियार समझ लेते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट होशियार है आपसे काफी ज्यादा, हमसे काफी ज्यादा, इसलिए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोचे। NaCl SiO2 आइस एंड राइस। जवाब मैं देख पा रहा हूं CDAB और ADCB भी जवाब है, और BACD भी जवाब है, ADBC ये भी जवाब है। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। आप लोगों ने काफी कोशिशें की, गुड। सही गलत होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो इंपॉर्टेंट है, बट एफर्ट लेना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा। चलिए सबसे पहले बॉन्डिंग नेचर को समझना पड़ेगा। NaCl हमारा आयोनिक सॉलिड है, और आयोनिक सॉलिड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है आप समझते हैं? क्योंकि इसमें कुलंबिक इंटरेक्शन होता है। आप समझते हैं कि कुलंबिक इंटरेक्शन के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। FCC स्ट्रक्चर भी होता है इसका, 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड्स। देखिए जैसे आपके सॉलिड्स 4 टाइप के होते हैं, हमने कितने बार आपसे बोले हैं, बताया हमने। एक, सबसे पहले आयोनिक सॉलिड,
यहां पर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, कूलम्बिक फोर्सेस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जैसे कोवेलेंट कंपाउंड में होता है, एच बॉन्ड या वेंडरवॉल फोर्स, इस तरीके का फोर्स यहां पर नहीं होता है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं। और इसमें आयंस स्ट्रांगली कूलम्बिकली इंबेडेड होते हैं, बंधे होते हैं, अट्रैक्शन में बंधे होते हैं, इसीलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इसके बाद एक सेकंड है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड आप वैसे सॉलिड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल आपको लिखना है तो NaCl एग्जांपल लिखना है तो MgO एग्जांपल लिखना है, CaF2 वगैरह जो आयोनिक कंपाउंड्स है। दूसरा सॉलिड मेटेलिक सॉलिड होता है। मेटेलिक सॉलिड वैसा सॉलिड जिसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग बाइंड्स द एटम्स स्ट्रांगली, बाइंड्स द एटम्स स्ट्रांगली। तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट मॉडरेट होता, बहुत ज्यादा तो नहीं, मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट होता, मतलब अच्छा खासा होता है। डी ब्लॉक का हुआ तो हाई हो गया, एस ब्लॉक पी ब्लॉक वगैरह का मेटल है। मेटेलिक सॉलिड में हमेशा क्या आएगा, मेटल ही आएगा मोस्टली, या अलवाइज आएंगे। एग्जांपल्स में क्या आएंगे, इसके एग्जांपल्स में मेटल्स आएंगे, बिस्मथ लो कि सोडियम लो कि जिंक लो या फिर क्रोमियम लो, या अलवाइज आएंगे। अलवाइज में भी मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, तो मॉडरेट मेल्टिंग। अब उसके बाद दो सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड के नाम पे जो कंफ्यूजिंग है, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड और दूसरा, ध्यान से सुनेंगे, इसमें भी वेंडरवॉल फोर्स नहीं हुआ, नहीं हुआ ना जी, इसमें भी आपका नो वेंडरवॉल फोर्स या एच बॉन्ड। अब तीसरा सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथा कोवेलेंट सॉलिड, अच्छे से समझेंगे। ये दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड पे लागू होता है। ये दोनों ही सॉलिड किस पे लागू होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स पे। अच्छे से सोचें, फर्क क्या है, यहां पर मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाई एच बॉन्ड या वेंडरवॉल फोर्स, इसीलिए इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। और यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स वो गेट पॉलीमेराइज हो जाते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो एक बार फिर से नो मॉलिक्यूलर मतलब नो एच बॉन्ड या वेंडरवॉल फोर्स, तो एग्रीगेट वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, एग्रीगेट वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लस्टर। जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा क्लस्टर का, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा इसका। तो किसका किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ, एक आयोनिक का और एक कोवेलेंट का। मेरी बातों को एक बार फिर से समझे, हो सकता है कि जल्दबाजी में आपके ऊपर से निकल गई हो चीजें, तो मैं एक बार फिर से पिच कर दे रहा हूं। मैंने बोला कि आपके सॉलिड्स 4 टाइप के होते हैं। अभी तक जो हमने एग्जांपल के वो सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स थे। अब हमने यहां पर 4 तरीके के सॉलिड्स एक साथ रखे। जैसे आप क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस बोलते हैं, तो वो स्ट्रक्चर के आधार पे होता है कि अगर फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, एटम्स मोबाइल पोजीशन में नहीं है, एक क्रिस्टल लुक दे रहा है, तो उससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एटम्स का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो मोबाइल लुक में है, मोबिलिटी आ सकती है उसमें, तो आप उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है तो आप बोलते हैं एमॉर्फस बोलते हैं। जैसे कोक एमॉर्फस सॉलिड हो गया, लेकिन ग्रेफाइट या डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, आप इस तरह से बोलते हैं। आयोडीन एमॉर्फस सॉलिड हो गया, बोलते हैं ना, क्योंकि वहां पर कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स अरेंज नहीं होते हैं, तो एमॉर्फस हो जाते हैं। लेकिन सिलिकॉन अगर आप लेते हैं तो सिलिकॉन आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाता। ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और आयोडीन एमॉर्फस सॉलिड। क्यों, क्योंकि आयोडीन में मॉलिक्यूल्स I2 के बीच वेंडरवॉल फोर्स होते हैं, लेकिन सिलिकॉन जो होता है एलिमेंटल, उसमें सिलिकॉन चारों तरफ इन्फिनाइट चेन पर फैल जाता है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आइए, अब दूसरा टाइप है आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट। आयोनिक सॉलिड, आयोनिक कंपाउंड, तो यहां पर कूलम्बिक फोर्स होता है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेटेलिक सॉलिड, मेटल्स जिसमें मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, या अलवाइज उसमें भी मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, तो इनका मॉडरेट होता है। अगर डी ब्लॉक का आया तो कभी कभार हाई हो गया। मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड वाले सॉलिड है।
मॉलिक्यूलर है वैसे वाले कोवेलेंट कंपाउंड के सॉलिड जहां पर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच वेंडरवाल फोर्स होंगे, और वो है वैसा वाला कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें वेंडरवाल फोर्स नहीं है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल पॉलीमराइज हो जाता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपने देखे, डायमंड, डायमंड में क्या होता है, कोवेलेंटली एटम्स पॉलीमराइज हो रहा है। ग्रेफाइट में क्या होता है, कोवेलेंटली एटम्स पॉलीमराइज। तो ग्रेफाइट को क्या आप मेल्ट कर लेंगे, डायमंड को क्या आप मेल्ट कर लेंगे, आसान है। समझ में आ रही है चीजें? तो जब उस तरीके का सॉलिड हो, पॉलीमराइज हो जाने वाली, तो आप उसको बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड। उसका काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि एग्रीगेट मॉलिक्यूलर वेट क्लस्टर का बहुत ज्यादा होता है सिस्टम का, और ये सबसे कम। अब आपको हमने तो केमिस्ट्री में इतने दिन में सिखा ही दिया है, इफ बट्स हो सकते हैं। आप बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर है कोवेलेंट बॉन्ड से, बट बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रांग होते हैं। आप बोलते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग है कोवेलेंट बॉन्ड से, बट बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड से स्ट्रांग होते हैं। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तो समझते हैं। लेकिन इन जनरल, सामान्य तौर पर अगर आपको केमिस्ट्री जनरलाइजेशन में लगानी हो, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट सॉलिड और आयोनिक में ज्यादातर कॉन्फ्लिक्शन होता है। कोवेलेंट सॉलिड का काफी ज्यादा होता है, आयोनिक का भी डिपेंड करता है कि कैसा लैटिस एनर्जी वाला है उस पर। तो वो और ये, फिर इन दोनों में मेटेलिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के सबसे कम। तो यहां पर जो आपके 4 एग्जांपल्स हैं, इसमें जरा देखें, हमारा NaCl हमारा आयोनिक सॉलिड है। अब आ जाए SiO2। SiO2 को आपने सुना होगा, इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। क्या सुना होगा आपने अच्छे से, आप लोग MSc पास स्टूडेंट हैं। CO2 के तरह, नॉट लाइक CO2, CO2 के तरह नहीं होता है ये कि ऐसा बना दो, क्योंकि सिलिकॉन लार्ज साइज होने के कारण मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाता है। तो आपको पता होगा ये पॉलीमराइज हो जाता है, बॉन्ड ओपन हो गया। हमने भी पढ़ाया है, हर ऑक्सीजन, हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, और सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, और हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से। इस तरह से ये पॉलीमराइज हो रहा है, नहीं तो पॉलीमराइज हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये चेन में फैल गया है, तो बहुत इन्फिनाइट मॉलिक्यूलर वेट, मतलब वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट एग्रीगेट हो जाएगा। तो आपका इसलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, इसका भी। तो हाई मेल्टिंग पर कौन सा सॉलिड हुआ, जरा देखिए, कोवेलेंट सॉलिड। कौन सा सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। और ऊपर वाला कौन सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। अब आ जाइए आइस। आइस में क्या होता है सर, आइस में H2O 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 के बीच H बॉन्ड्स होते हैं। तो जब H बॉन्ड्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स आ गए, तो कौन सा सॉलिड हुआ, आइस सॉलिड है, तो कौन सा सॉलिड हुआ सर, ये आपने बोला कि जब मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड या वेंडरवाल फोर्स हो, तो सर ये वाला जो हुआ, ये आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ, जैसे आयोडीन होता है। अब मैं लू ड्राइस। ड्राइस आप बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, नहीं तो CO2 तो नॉन पोलर है, तो CO2 CO2 के बीच कौन सा फोर्स, आईडी आईडी। कौन सा फोर्स, आईडी आईडी। तो कौन सा सॉलिड हुआ, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ। तो कंक्लूड कीजिए आप, आपका कंक्लूड कीजिए आप, आपका सबसे ज्यादा आयोनिक, और यहां पर क्या है आपका कोवेलेंट, और ये दोनों मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर में एक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण और एक वेंडरवाल फोर्स के कारण। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका बनेगा दोस्त, SiO2 का, उसके बाद NaCl का, और तब ड्राइस का। मतलब B, A, C, D। कुछ लोगों का सही हुआ है B, A, C, D, लेकिन कम लोगों का सही हुआ है। तो देखिए, कॉन्सेप्चुअल हमने अलग डायरेक्शन में अब आपको ले जाने के लिए, कुछ लोग सही हुए हैं, मैंने देखा है कुछ लोग का सही हुआ, लेकिन बहुत कम लोगों का सही हुआ। तो देखो कितना कॉन्सेप्चुअल था। अब इसमें मैंने आयोनिक से मेटल, तो सॉलिड 4 टाइप के, और ये भी पहचानना अपने आप में बड़ी बात है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल्स बोल रहा हूं, इसको हर चीज को लिखना जरूरी नहीं। जैसे आपसे जिक्र कर रहा हूं, मैं सॉलिड का नाम बोल रहा हूं, आप इमेजिन करें कौन सा सॉलिड है। आप इसको लेक्चर को नोट्स में, रिटर्न में इसको कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। या आप स्क्रीनशॉट ले, एक पेज में, अगले पेज में मैं 2 4 5 एग्जाम्पल लिखता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते। आइए, पिछले पेज में जो मैंने किया है सॉलिड्स के टाइप पर, तो इस क्लासिफिकेशन में, इस वाले पेज में आप यही कर लें कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बता दें, ठीक है। अच्छे से देख लें, हो सकता है कि नहीं को आइस ड्राई इस वाले में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो, मैं वो भी कर लेता हूं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। और आज इसी पेज को करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, लेक्चर्स को रहने देंगे, इसको रहने देंगे। हमने तो सोच के रखा था आज का टारगेट कि कुछ बहुत सारे एप्लीकेशंस लेने हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि दिमाग में चीजें बहुत सारी रहती हैं, और जब सामने, ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ाते चले जाता हूँ, आप लोग साथ में बनाते भी हैं, मैं आप लोगों से पूछता भी हूँ, वेट भी करता हूँ, समय भी देता हूँ, तो कुल मिला के टाइम ज्यादा लेता हूँ। और आसान नहीं है लगातार इतने लंबे टाइम तक बोलते रहना, पढ़ाते रहना, और वो भी आखिरी बैच। तो आइए टाइप्स ऑफ सॉलिड से, जैसे अगर मैं क्लियर करूं, पहला नंबर वहीं से शुरू करता हूं, ड्राइस। ड्राइस आइस की तरह लुक होता है इसका, नहीं, बर्फ की तरह ही वो दिखता है, बस है कि बर्फ पर आप हाथ जब रखते हैं तो वो थोड़ा सा गीला हो जाता है, लेकिन जब ड्राइस जो CO2 वाला जो सॉलिड होता है, तो CO2 जो सॉलिड होता है उस पे जब आप हाथ रखेंगे तो वो ड्राई नहीं होता है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, उसका बहुत सारा काम होता है ड्राई, इसका कार्बन डाइऑक्साइड को, खास करके कहीं आग वाग लगी होती है तो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है, भरा जाता है इसमें, ड्राई इसको भरा है तो वो पाउडर के फॉर्म में पूरा चला जाता है, सिलेंडर में डाल के भरा जाता है उसको। बहुत यूजफुल चीज है, क्योंकि CO2 को ऐसे तो आप गैस फॉर्म में ले नहीं जा सकते, तो उसको हाई प्रेशर पर सॉलिडिफाई करके रखा जाता है। एनीवेज, पढ़ेंगे कभी। तो इसमें क्या है, कौन सा सॉलिड है, तो चूंकि फोर्स को देखना है आपको, कौन सा फोर्स है, आईडी है ना, नॉन पोलर है, तो यहां पर आईडी है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहे हैं तो वो किस टाइप का सॉलिड है, तो बहुत सिंपल हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलो मैं अब एग्जांपल में लेता हूं, अगला मेरा एग्जांपल है बोरॉन। बोरॉन एलिमेंटल बोरॉन कौन सा सॉलिड होगा, कुछ नहीं दिया गया बोरॉन का कौन सा टाइप है, सिर्फ बोरॉन सिंपली लिखा गया। जल्दी से जवाब आप दे, सिर्फ बोरॉन लिखा मैंने कि बोरॉन कौन सा सॉलिड होगा, जल्दी से सोचिए। कोई टाइप मैंने लोट्रॉप्स क्लियर नहीं किया, सिंपली बोरॉन कौन सा सॉलिड होगा, जल्दी सोचिए। अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। अगर आप कोवैलेंट सॉलिड बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं तो गलत। मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं तो सोचना पड़ेगा कि वेंडरवॉल फोर्स कहां है, तो कौन सा सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड। क्यों दोस्त, आयोनिक और मेटेलिक में प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर में ही होगी। क्यों, क्योंकि एलिमेंटल बोरॉन हमने अगर नहीं कुछ बोला तो हर बोरॉन अगले 3 बोरॉन से कनेक्ट होगा, हर बोरॉन अगले 3 बोरॉन से कनेक्ट होगा, हर बोरॉन अगले 3 बोरॉन से कनेक्ट होगा, तो ये इन्फिनाइट लेंथ पर चेन फैलेगा। इसीलिए कोई वेंडरवॉल फोर्स नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड तो कोवेलेंट सॉलिड। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला आयोडीन, अच्छे से देखें, आयोडीन भी कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसके स्ट्रक्चर में तो I2 के बीच वेंडरवॉल फोर्स है, तो जब अणुओं के बीच वेंडरवॉल फोर्स और वो कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया।
अच्छे से सोचते जाएं। अगर मैं बोलूं सोल्डर, तो सोल्डर क्या होता है? आपने सुना होगा सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डर एक अलवाई है और इसमें टीन और लेड मिला होता है 50-50 रेशियो में सोल्डर में। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? मेटेलिक बॉन्ड होगा, इसीलिए कौन सा सॉलिड का टाइप होगा? मेटेलिक सॉलिड होगा, अलवाई है ना। क्लियर हुई होंगी चीजें। अगर मैं बोलूं सल्फर, सल्फर भी बहुत टाइप के होते हैं, इसके बहुत सारे लोट्रॉप्स होते हैं। नहीं कुछ बोला जाए तो दो सबसे कॉमन सल्फर काउंट होता है। कौन दो काउंट होता है? अल्फा और बीटा, मतलब रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अब रोम्बिक ले या मोनोक्लिनिक ले, तो इसमें आप चाहे इसका रोम्बिक ले या मोनोक्लिनिक ले, अल्फा या बीटा कुछ भी ले, कंसिस्ट ऑफ S6 टू S20 मॉलिक्यूल्स। अच्छे से देखिए क्या होते हैं, S6 S20 तक मॉलिक्यूल्स। या तो S6 का मॉलिक्यूल्स होगा ऐसे, या नहीं तो S8 का मॉलिक्यूल्स होगा ऐसे, नहीं समझे? या S20 S10 S12 ये सब के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते चले जाएंगे। तो कौन से फोर्स आ गए? अगर कोई भी हो, वेंडरवॉल फोर्स, तो कौन सा सॉलिड हो गया? सर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, पता चल गया। क्लियर है? क्योंकि मान लो आप एसेट बनाएंगे, तो एसेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। अगर मैं एग्जांपल दूं ग्रेफाइट, तो सोचोगे सर ग्रेफाइट में तो वेंडरवॉल फोर्स है? इसमें तो सर वेंडरवॉल फोर्स है, तो सर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। जी नहीं भाई साहब, आप गलत सोच रहे हैं। कैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकता है? वेंडरवॉल फोर्स तो दो लेयर के बीच है, सॉलिड उसके वजह से थोड़ी है। सॉलिड तो ये अपने इस लेयर के वजह से है। ये जो ग्रेफाइट का इन्फिनाइट लेयर जो ये फैल रहा, सॉलिड तो इस लेयर की वजह से है। ये इन्फिनाइट चेन तो इसको इसी से मिला है ना, समझ रहे हैं चीजों को? तो ये सॉलिड अगर है तो ये अपने इसके वजह से है, वेंडरवॉल फोर्स की वजह से सॉलिड थोड़ी ना है। तो इसलिए इसको कौन सा सॉलिड बोलेंगे? जी हां, कोवेलेंट सॉलिड बोलेंगे आप। अगर मैं बोलूं, अच्छे से देखते जाए, अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनेंगे, बढ़िया से सुने, अगर मैं बोलूं LiCl, ये विद इन द लेयर है। अगर मैं बोलूं LiCl, बहुत लोगों के दिमाग खटक गए होंगे, मतलब घंटी बजी होगी, सर मैंने पढ़ा LiCl कोवेलेंट होता है। भाई साहब जाके बेसिक लेवल पे पढ़िए, LiCl कोवेलेंट नहीं होता है, LiCl आयोनिक क्रिस्टल होता है। सर बट हमने तो कोवेलेंट पढ़ा है। जब सर हमने कोवेलेंट पढ़ा है तो सर मैं इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूं। सर हमने कोवेलेंट पढ़ा है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस वाला, और सर मैं डायपोल डायपोल बनाता हूं, और सर मैं डायपोल डायपोल बनाता हूं तो इस नजरिए से मैं इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलूंगा। तो कॉन्सेप्ट को रेक्टिफाई कीजिए। LiCl ऐसा बहुत लोग पढ़ाते हैं, LiCl आयोनिक क्रिस्टल होता है। सर कोवेलेंट वाली बात क्या होती है? ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है, ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है। मतलब क्या है सर? आयोनिक सॉलिड विथ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब क्या है सर? आयोनिक सॉलिड विथ हाई परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ये ऐसा सॉलिड है जिसमें हाई आयोनिक, जानिए अच्छे से, LiCl आयोनिक सॉलिड है। उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है भाई, आयोनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। MgCl2 का आयोनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। और अगर आपने पोलराइजेशन पढ़ा तो आपको पता होगा LiCl से तो ज्यादा MgCl2 के पास पोलराइजेशन है, कोवेलेंट कैरेक्टर उसके पास ज्यादा होगा। लेकिन जब वो आयोनिक है तो ये आयोनिक कैसे नहीं होगा? तो लोग इसको ना पढ़ते हैं कि ये कोवेलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, LiCl का। ऐसा नहीं होता, ये साफ गलत है, बहुत मतलब पाप है ऐसा लिखना। ऐसे लोग अगर लिखते हैं ना तो जीवन में उनका मुंह दोबारा ना देखे आप, समझ गए? और ये बहुत सारे लोगों को मैंने अपने करियर में देखा है, मैक्सिमम लोग इसी तरीके से LiCl को परफॉर्म करते हैं। बहुत ज्यादा डाउट लगे तो LiCl के स्ट्रक्चर पर जाइए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़िए, विकिपीडिया उसका ओपन कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी आपको दिखेगा। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है, हाई पोलराइजेशन की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, बट है वो आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो इसीलिए आप इसको कौन सा सॉलिड बोलेंगे? आयोनिक सॉलिड।
आयोनिक सॉलिड। अब जब इस पर आ गया हूं तो और दो चार एग्जांपल करके आपके और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं, एकदम बस लास्ट पेज ही ले रहा हूं, समझ लीजिए आप। और दो चार एग्जांपल लेके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर ही कर देता हूं। सॉलिड वाले में ढेर सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, कभी दोबारा आपको कुमार मन्नू की तरफ चेहरा उठा के नहीं देखना पड़ेगा कि भाई सर के भरोसे है। ठीक है, तो बस 5 मिनट और बर्दाश्त करना है, प्लीज स्क्रीनशॉट। जी आइए, तो आज के आखिरी पेज में हम लोग चल रहे हैं। आपके साथ टाइम का पता नहीं चलता है, लगता है कि क्लास चलती रहती है, स्टॉप ही ना हो। अरे थैंक यू, माय प्लेजर। आइए, तो आज के लेक्चर का हम लोग आखिरी पेज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से। मैं ले रहा हूं फास्फोरस। देखिए दोस्त, मैंने फिर कुछ नहीं बोला, तो अगर कुछ नहीं बोला तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? व्हाइट, कुछ नहीं बोला, रेड या ब्लैक। तो सर अगर कुछ नहीं बोला तो व्हाइट समझते हैं हम लोग, क्लियर है? कुछ नहीं बोलते हो तो फास्फोरस का कौन सा फास्फोरस समझते हो? व्हाइट समझते हो। तो अब व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला है P4। इसका मतलब क्या है? P4 के अणुओं के बीच वेंडरवॉल फोर्स हो गया। जैसे ही वेंडरवॉल फोर्स हो गया कोवेलेंट के बीच, तो कौन सा सॉलिड हो गया? मॉलिक्यूलर सॉलिड। सर समझ में आ गया? देखते जा। अगर मैं एग्जांपल में पर्टिकुलरली बोल दूं कि भाई रेड फास्फोरस की बात करनी है, तो बोलोगे सर रेड फास्फोरस को आप लोग जानते तो होंगे ही। रेड फास्फोरस में अब पर्टिकुलरली क्या होता है? ये चेन हो जाता है, इस तरह से ये फ्लैप ओपन होता है एक तरह का। जब आप व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हैं 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड आयोडीन कैटलिस्ट, आप लोग को मालूम भी होगा, आप लोगों की तो केमिस्ट्री हमसे अच्छी है। तो ये चेन में फैल गया, नहीं तो आप ये तुरंत चला गया किस में? कोवेलेंट सॉलिड में। इसी तरीके से मैं अगर ब्लैक फास्फोरस भी बोलूं तो इसमें फ्लैप ऊपर नीचे भी ओपन हो जाएगा, तो वो भी कोवेलेंट सॉलिड हो जाएगा। अच्छे से देखते जाए। अगर मैं बोल दूं P4O10, तो जरा आराम से सोचते जाए, तो P4O10 में क्या होगा? आप P4O10 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो क्या है? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच वेंडरवॉल फोर्स होने लगेंगे, तो कौन सा हो जाएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर तो हो रहा है? अगर मैं एग्जांपल ले लूं, ध्यान से सुनेंगे, डायमंड, तो डायमंड में तो कहीं वेंडरवॉल फोर्स का नामो निशान नहीं है। इस तरह से आपका चले जाता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ना डायमंड का। टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं लेकिन क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, आप अच्छे से पढ़ेंगे अगर तो। यहां भी बहुत सारे लोग स्लिप करते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डायमंड का बोलते रहते हैं। जी नहीं, एक क्यूब में C4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं, जो उसको मिलाएंगे तो क्यूब बनता है, इसलिए क्यूबिक स्ट्रक्चर डायमंड का बोला जाता है। तो कौन सा? इन्फिनाइट लेंथ पर यह भी फैलते चले जाता है, तो कोवेलेंट सॉलिड। अब उम्मीद है अब आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन, बकी बॉल जिसको बोलते हैं आप, C60। देखिए बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट है, सॉलिड होगा। C60 के लिए 96 में नोबेल 1996 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है, फुलरीन्स के लिए। किसको? साइंटिस्ट जो इसकी खोज जिन लोगों ने की थी, जैसे क्रोटो थे, कर्ल थे, और कौन थे? हाँ थे, 2 3 4 5 लोग थे इसमें, स्मेले थे, और भी लोग थे। इन लोगों को 1996 में इस अनोखे चीज के लिए, फ्लोरीन के लिए नोबेल प्राइज मिला था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्से का। तो चलो आ जाओ, तो क्या हुआ इसमें? कुछ भी अल्टीमेटली C60 है दोस्त, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच वंडरवॉल फोर्स जैसे ही जाने लगे, तो कौन सा सॉलिड हो गया? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर मैं बोल दूं सिलिकॉन, एलिमेंटल सिलिकॉन, तो जरा सोचना है कि एलिमेंटल सिलिकॉन अगर मैं बात करूं तो क्या सिलिकॉन के मॉलिक्यूल है? बिल्कुल नहीं। कैसे होगा? सिलिकॉन सिलिकॉन, हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा, फिर अगला सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा, फिर अगला सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से ये फैलने लगेगा, तो कौन सा सॉलिड हो जाएगा? कोवेलेंट सॉलिड। जरा सोचिए, अगर मैं बोलूं रॉक्स, जो
पहाड़ पठार चट्टान है, ये कौन से सॉलिड है? तो रॉक्स क्या है? आराम से सोचिए। रॉक्स मेटालिक सिलिकेट्स है, मेटल सिलिकेट्स है। हमने आपको बताया था मेटल के सिलिकेट्स होते हैं। हमने पीछे आपको पढ़ाया था ट्रॉलियाइट याद करें, और ग्रॉसियोलाइट। ग्रॉसियोलाइट जो है वो रॉक मिनरल्स है, नहीं है, Ca3Al2SiO4 पीछे हमने पढ़ाया था, जिसका लैटिस एनर्जी 65 किलो जूल पर मोल के राउंड में चला गया था। तो हमने उसी दिन आपको बोला था कि रॉक्स में मोस्टली, क्यों रॉक्स इतना स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड्स में मोस्टली सिलिकेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स भी होते हैं, वो कम, सिलिकेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जिनका लैटिस एनर्जी सिलिकेट फॉस्फेट्स का बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से रॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं, लैटिस एनर्जी की वजह से। तो मेटल के सिलिकेट्स है रॉक्स मोस्टली। तो कौन सा सॉलिड हो गया? आयोनिक सॉलिड। तो अब उम्मीद है बहुत सारे एप्लीकेशंस करने के बाद अब आपकी ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि एलिमेंट में हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक, क्योंकि मेटालिक और आयोनिक तो क्लियर होता, उसमें ज्यादा लफड़ा नहीं होता। एल्वाइज को ही उठाएंगे। अगर बोला जाए मोनल कौन सा सॉलिड है, मोनल मेटल, तो मोनल क्या होता है हमने बताया था, कॉपर प्लस निकल, और इसमें 5% आयरन भी ऐड करते हैं, HF को स्टोर करने के लिए बनाते हैं, हमने बोला था। तो कौन सा सॉलिड हो गया? मेटालिक सॉलिड, क्योंकि यहां पर मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा। तो अब कितना करना, आप तो सीख गए होंगे आप लोग। तो आज का लेक्चर कैसा रहा? वीडियोस कंप्लीट होने के बाद आप लोग ये काम कम करते हैं, लेकिन करें कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है, उसके कमेंट्स में जाकर के बताएं कि वीडियोस कैसा रहा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और चैनल है, कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक, उसको सब्सक्राइब करना ना भूले। उसको सब्सक्राइब कर ले और वीडियोज उस पर आते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो बस दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखें। आपके प्यार की बदौलत ही हम अच्छे एग्जांपल्स ढूंढ के आपके लिए लाते रहें। और हमने आज सोचा था कि आज मैं कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मैं गलत हूं, आज पूरी कंप्लीट मैं नहीं कर पाया। तो मेरे नजरिए से अगर देखो तो मैं और 1 आवर एंड 30 मिनट्स का एक लेक्चर और मेरे को लग जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि और कुछ अच्छे एप्लीकेशन सर करवाएं। अदरवाइज अगर आप संतुष्ट है यहां तक, तो मैं टॉपिक को ड्रॉप भी कर सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि जब आपकी ये लेक्चर कंप्लीट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या एप्लीकेशन के थ्रू जैसे भी हमसे बात करते हैं, आप वहां जाके बताएं, हाँ सर, नीड एक लेक्चर और जरूरत है, इस चीज को कॉन्वे करें। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ, आप लोगों की स्ट्रांगली डिमांड है कि एक लेक्चर और करें, कुछ अच्छे एप्लीकेशंस मैं करा सकता हूं, बहुत अच्छे एप्लीकेशंस, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्स करके भी। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो एक बार वहां भी लिखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप बताएंगे। और सबसे बड़ी बात हमने क्या बोला आपको, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म हो तो उसके कमेंट बॉक्स में, चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कैसा लगा आपको आज का इनऑर्गेनिक का क्लास। ऐसे ही प्यार करते रहें, हम आपसे जुड़ते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।